नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप लोग का। देखिए, क्या पढ़ रहे थे अभी तक के हम लोग। अभी तक हमने देखा था अभी तक क्या देखा था हमने, जैसे हम भू-आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं भारत के, तो हमने क्या देखा, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिए, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, ट्रांस हिमालय, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ पढ़ ली हमने, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर उसके बाद हमने क्या देख लिया था, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पढ़ ली। फिर साथ ही साथ हमने क्या देख लिया था कि भारत का विशाल मैदान। ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं, इन्हें हमने समझ लिया। अब इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का प्रादेशिक विभाजन। पहली बात तो इसको अलग अलग स्तरों पर क्यों, देखो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहली बात तो क्या कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है ये। गोंडवाना लैंड का भाग होने के साथ ही अब ये प्राचीन है, यहाँ पे ना प्राचीन से प्राचीन और शुष्क, मतलब कि जो नए वाले क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। मतलब प्राचीन भी क्षेत्र देखने को मिलेंगे और नए भी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। मतलब नए पर्वतीय क्षेत्र भी है यहाँ पे और प्राचीन भी है। जैसे यहाँ की तलहटी में या यहाँ पे ये भी है कि जैसे बर्फीले जो अवशेष है वो भी देखने को मिलेंगे। अब हमें इसको पढ़ना कैसे, जैसे हमने इसको बांट लिया है, जैसे प्रायद्वीपीय पठार का प्रादेशिक विभाजन है, इसको कैसे बांट लिया हमने, अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। क्यों बांटा, क्योंकि यहाँ पे अनेक पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ हैं और वो अनेक है तो उनके उच्चावच अलग अलग है। तो अलग अलग उच्चावच के कारण, उनके निर्माण, उनकी प्रकृति के कारण उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। जैसे कैसे बांटा हमने, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम एवं पूर्वी पठार। देखिए वो कुछ इस तरह से यहाँ पे विभाजन है इसका। केंद्रीय उच्च भूमि, तो जो केंद्रीय उच्च भूमि है आपकी, ये वाला जो हिस्सा आपका केंद्रीय उच्च भूमि वाला, क्या क्या आता है इसमें, इसमें आएगा आपका यहाँ पे, ये हटा देता हूँ एक मिनट, इसमें आएगा आपका यहाँ पे अरावली पर्वत आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा मेवाड़ का पठार आएगा, फिर मालवा आएगा, विंध्यन आएगा, बुंदेलखंड आएगा, इधर बघेलखंड, बागेरखंड, कुछ कुछ इस तरह के पठार आएंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका केंद्रीय उच्च भूमि। फिर उसके बाद क्या आता है आपका पूर्वी पठार। पूर्वी पठार कौन सा, ये वाला हिस्सा, पूर्वी पठार का हिस्सा ये वाला हो गया। पूर्वी पठार में क्या पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार। जैसे इसमें बहुत सारा हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, उड़ीसा का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये सब काय में आता है, बिहार का हिस्सा, ये सब काय में आता है छोटा नागपुर के पठार में। तो ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार, इसको पढ़ेंगे। इसमें राजमहल की पहाड़ियाँ, हजारीबाग का पठार, ये सब चीज़ें रहेगी। स्वर्ण रेखा नदी यहीं से निकलेगी, ठीक है, हुंडरू जलप्रपात बनेगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसमें, छत्तीसगढ़ बेसिन है। फिर उसके बाद क्या है पे दंडकारण्य का पठार है, इंद्रावती नदी यहीं से निकलेगी, ठीक है, कुछ इस तरह के। उत्तर पूर्वी पठार, ये कौन सा पठार, उत्तर पूर्वी मेघालय। अपन ने जब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया भी था कि पूर्वांचल की पहाड़ियों के बाद ही हम इसमें देखेंगे मेघालय के पठार अलग से पढ़ेंगे कि उत्पत्ति। वैसे मेघालय के पठार के बारे में ये है कि उत्पत्ति की संरचना की दृष्टि से ना ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। जैसे यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक हिस्सा आता है राजमहल गारो गैप, यहाँ पे आएगा एक हिस्सा राजमहल गारो गैप। इसकी संरचना कैसी है, इसकी संरचना है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, इनके अवसाद, यहाँ की नदियों के अवसाद, एक गर्त था, गर्त में अवसादों के जमा होने से राजमहल गारो गैप का निर्माण हुआ है। कुछ इस तरह की संरचनाएं हैं। फिर क्या है, दक्कन का पठार, ये हो गया आपका दक्कन का पठार। सतपुड़ा की श्रेणी, कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार, ये सब इधर। फिर उसके ऊपर इधर आ जाता तेलंगाना का पठार, या अलग अलग हिस्से पूरे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्कन का पठार, इसको पढ़ेंगे अलग से। फिर हो गया दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, क्या क्या इसमें, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालिनी, ये हो गया आपका दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला जो हिस्सा है। क्या क्या यहाँ पे, नीलगिरी है, अन्नामलाई, कार्डमम और पालिनी, ये सब पर्वत श्रेणी यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलेगी। फिर क्या है, पश्चिम और पूर्वी पठार, ये हो गया आपका पश्चिम का क्षेत्र पूरा, और ये हो गया पूर्व का। पूर्व का थोड़ा सा कटा पिटा क्षेत्र है, यहाँ के जो पर्वतीय प्रदेश है उनको देखेंगे हम। जैसे इधर साइड में आएंगे कुछ हिस्से इधर आएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, अपन केंद्रीय उच्च भूमि से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 15-15 मिनट के वीडियो से हमारे ज़्यादा बड़े वीडियो बना भी नहीं रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो है तो इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप पिछले वीडियो भी देखो तो बहुत आसानी से शुरुआत के वीडियो से समझ सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं से समझने में। एक एक करके स्टार्ट करते हैं केंद्रीय उच्च भूमि से। देखिए क्या देख रहे हैं अपन, आप केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है। क्या है इसके अंदर, अब अरावली पर्वत, ठीक है, समझते हैं अरावली पर्वत को।
अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अगर इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के कहाँ तक के हैं? अहमदाबाद तक के इसका विकास हुआ है। सबसे मेन बात कैसा है ये? प्राचीनतम अवशिष्ट मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। क्या है ये? प्राचीनतम अवशिष्ट मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। देखिए, राजस्थान बांगर को हमने पढ़ा था ना, जो हिमालय के उत्तर भारत के हमने जो विशाल मैदान पढ़ा, हमने उसमें बांगर, भाबर, खादर और ये सब प्रदेश पढ़े थे हमने। तो ये बांगर वाला क्षेत्र है। तो राजस्थान के बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि, देखिए इसका विस्तार है कैसा ये समझिए, ये मैप में समझते। ये हो गया आपका राजस्थान वाला एरिया, ठीक है, और ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। तो ये है इसका विस्तार, ये ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, लगभग कुछ ऐसा जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए क्या है, अरावली पर्वत राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि, ये केंद्रीय उच्च भूमि वाला क्षेत्र जिसमें हम क्या देख रहे हैं? अरावली देख रहे हैं, फिर मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्य, ये सब दिखेंगे जो आगे। तो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली क्या है? ये संरचना है। मतलब राजस्थान बांगर ये इसको किससे अलग करेगी? केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसके साथ ही साथ ये कैसा है? यहाँ पर एक जल विभाजक के रूप में है, जल विभाजक के रूप में है, एक जलवायु विभाजक के रूप में है। देखो, पश्चिम भारत में जलवायु विभाजक के रूप में कैसे है? क्योंकि ये यहाँ के शुष्क प्रदेशों को यहाँ के उपाद्र प्रदेश से अलग करने से, ये देखो यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र है, अब ये पर्वत ऊपर है, तो यहाँ का जो आर्द्र शुष्क क्षेत्र है इसको किससे अलग कर रहा है? ये पर्वत यहाँ के उपाद्र क्षेत्रों को, पूर्व के उपाद्र क्षेत्र से अलग करने वाली क्या है? संरचना है। जलवायु विभाजक इस तरह से होगा, क्योंकि है क्या, ये पर्वत एक ऊंचा पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। जलवायु विभाजक के रूप में यहाँ का जितना शुष्क क्षेत्र है इसको किससे अलग कर रहा है? ये पर्वत यहाँ के उपाद्र क्षेत्र से अलग करने वाली संरचना है। ये जलवायु में हम समझ लेंगे, बस हमें ये बात ध्यान रखना है कि इसका विस्तार इतना है, और इसके जो दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ का जो इसका दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र है, इसको माउंट आबू कहते हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर। माउंट आबू यहाँ के दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र को माउंट आबू कहते हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। एक पश्चिम भारत का जलवायु विभाजक है, क्योंकि ये पश्चिम के शुष्क आर्द्र क्षेत्र को पूर्व के उपाद्र क्षेत्र से अलग करता है। जल विभाजक के रूप में कैसा है? क्योंकि ये गंगा के, यहाँ पे देखो गंगा नदी तंत्र, ये जो गंगा नदी तंत्र हम पढ़ेंगे पूरा, इस गंगा नदी तंत्र को राजस्थान के मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? अरावली पर्वतीय है। एक हो गया आपका ये जलवायु विभाजक, दूसरा क्या हो गया आपका ये जल विभाजक। एक नदी है यहाँ पे, लूनी नदी, अरावली पर्वत से निकलने लूनी नदी, ये राजस्थान के मैदान की सबसे लंबी नदी है। ये कैसा? देखिए, थार मरुस्थल, मतलब कि राजस्थान बांगर से होते हुए और थार मरुस्थल से होते हुए कहाँ चली जाती है? रण ऑफ कच्छ में जाके समाप्त हो जाती है। ये कैसी नदी है? यह एक, ये जो लूनी रिवर है, यह एक अंतः स्थलीय नदी या अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अपवाह तंत्र का उदाहरण, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण भी है। साथ ही साथ बनास नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है अरावली पर्वत से, बनास नदी। ये बनास नदी कुछ नहीं, मेवाड़ के पठार में होगी और जाके चंबल नदी से मिल जाएगी, इसे पढ़ेंगे। यहाँ से निकलने वाली बनास नदी का संबंध मेवाड़ के पठार में है, मतलब क्यों, किस में मिल जाएगी? जाके मेवाड़ के पठार में। मेवाड़ का पठार क्या है? यहीं पे देखो आप इसको भी यहीं समझते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका मेवाड़ का पठार। देखिए, ये हो गया आपका अरावली। इसके बाद आ जाएगा इसी राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसकी सीमा पर क्या है? यहाँ पे मेवाड़ का पठार है। बहुत आगे हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी सीमा पर यहाँ पे क्या है? मेवाड़ का पठार है। मेवाड़ का पठार कुछ नहीं है, अरावली पर्वत और मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को अलग करने वाली संरचना है। इसके अलावा कुछ नहीं है, नाम अलग अलग हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं। ये अलग अलग रूपों में विभाजित है। तो मेवाड़ का पठार, अरावली पर्वत और मालवा के पठार को, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को अलग करने वाली क्या है? कि संरचना है। यहाँ से कौन सी नदी निकली है? बनास नदी निकली है, और उस बनास नदी जाके कहाँ में मिल जाएगी? ये जो बनास नदी है, बनास रिवर, ये जाके कहाँ में मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी। अब इसके आगे समझिए, इसके आगे है यहाँ पे क्या आपका, यहीं पे आपका इसके आगे जाएगा मालवा का पठार। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार। देखिए, ये जो मालवा का पठार है आपका, ठीक है, कैसे निर्मित है? बेसाल्ट
चट्टानों से। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना को क्या कहते हैं हम? मालवा का पठार कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? मालवा का पठार। और ये जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार का जो हिस्सा राजस्थान में है, इस मालवा के पठार का जो भी हिस्सा राजस्थान में है, तो इसे ही राजस्थान में हड़ौती का पठार कहा जाता है। बात समझे आप? देखिए, एक तो क्या देखा? अरावली पर्वत देखा, अरावली पर्वत की संरचना समझी, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा हमने समझा मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार से कौन सी नदी बह रही है? बनास नदी। मेवाड़ का पठार अरावली और मालवा के पठार को अलग करने वाली क्या है? संरचना है। अगली चीज़, मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानों, ये जो बेसाल्ट की चट्टान है, इससे निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? मालवा का पठार। और इसका जो हिस्सा राजस्थान में, इसको वहाँ पे क्या कहते हैं? हड़ौती का पठार कहा जाता है। देखिए, चंबल नदी का संबंध भी कहाँ से है? मालवा के पठार से। ठीक है, चंबल नदी के जल के कारण, चंबल नदी का जो जल बहता है उसके कारण यहाँ पे मिट्टी का कटाव हुआ है, और उस मिट्टी के कटाव के कारण वहाँ पे बीहड़ या खड्डर का निर्माण हुआ है बहुत। और सबसे ज़्यादा अपरदन वाला क्षेत्र है पूरे भारत में, सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन जल द्वारा किस में हुआ है? यहाँ पे ये जो मालवा का पठार है इस क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका? इसी के बाद यहाँ पे समझ लेते हैं बुंदेलखंड का पठार। देखिए, ये है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार है कहाँ पर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, कौन सा पठार हो गया आपका? बुंदेलखंड का पठार है। इसकी मिट्टी कैसी है? लाल मिट्टी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं ऐसा। देखिए, बुंदेलखंड ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से निर्मित है। मिट्टी कैसी है इसकी? लाल है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? यूपी और एमपी। ये देखिए, ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से निर्मित यह संरचना है। इसकी मिट्टी कैसी है? लाल है। क्यों है? क्योंकि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण इसकी मिट्टी कैसी है? लाल मिट्टी है। अगर मैं बात करूँ अरावली पर्वत की, ठीक है, तो अरावली पर्वत में भी खनिज, धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे जस्ता, सीसा, तांबा, ये सब खनिज यहाँ पे पाए गए। और एक खनिज पाए जाने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इतने खनिजों की उपलब्धता होने के बावजूद भी यहाँ पे खनन न होने के कारण यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। ठीक है, अगर बुंदेलखंड की बात करें हम, तो बुंदेलखंड का पठार में क्या है? कौन सी मिट्टी को, किस तरह की मिट्टी है? लाल। क्यों? क्योंकि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी हो गई? लाल हो गई है। ये एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। क्या क्या देख लिया हमने? एक तो देख लिया अरावली, कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक के, मतलब उत्तर पूर्व में दिल्ली तक के, दक्षिण पश्चिम के अहमदाबाद। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? लूनी नदी निकलती है। राजस्थान, बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए कहाँ चली जाती है? रण ऑफ कच्छ में चली जाती है, कच्छ के रण में, और जाके वहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अंतःस्थलीय नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है। अगली चीज़, इसके दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? माउंट आबू कहते हैं, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर है। कैसी संरचना है? प्राचीनतम अवशिष्ट मूर्धार पर्वत का ये उदाहरण है। राजस्थान के बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। फिर क्या देखा? मेवाड़ का पठार, और उसके बाद क्या समझा हमने? मालवा का पठार। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है कौन सा पठार? मालवा का पठार। कौन सी नदी का संबंध है वहाँ से? चंबल नदी का संबंध है, जो मिट्टी के कटाव के कारण, अपरदन के कारण वहाँ पे बीहड़ या खड्डों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ है। फिर क्या देखा हमने? बुंदेलखंड का पठार। ये जो बुंदेलखंड का पठार है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से निर्मित है। मिट्टी कैसी है? लाल है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है। कैसा क्षेत्र है यहाँ का? एक ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। फिर एक दो और समझ लेते हैं इसमें अपना, बघेलखंड। और देखिए अब क्या है, ये है आपका, एक तो हो गया आपका ये विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्यन पर्वत, और साथ में पढ़ेंगे इसके अपन अब बघेलखंड और
बांदेरखंड संक्रमण क्षेत्र है ये देखिए, ये तो हो गया आपका क्या अरावली, मेवाड़, मालवा, ये हो गया आपका क्या विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत हो गया, ये हो गया आपका बुंदेलखंड, ये हो गया आपका क्या बघेलखंड, और ये हो गया आपका बांधेरखंड, बांघेरखंड या बांधेरखंड। देखिए जो आपका विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत का विस्तार कैसा है, गुजरात के जोबट हिल से लेकर बिहार मतलब यूपी बिहार के कैमूर रेंज तक, किसका कहाँ तक विस्तार है, गुजरात के जोबट हिल से लेकर यूपी बिहार के अपने कैमूर रेंज तक इसका विस्तार है। नर्मदा नदी घाटी, अब देखिए यहाँ पे ये जो नर्मदा नदी घाटी है, यहाँ पे इस नर्मदा नदी घाटी को केंद्रीय उच्च भूमि, ये हमने देखा केंद्रीय उच्च भूमि वाला हिस्सा पूरा ये हम पढ़े हैं अभी। नर्मदा नदी घाटी को, ये जो नर्मदा नदी घाटी वाला हिस्सा है अपना अरावली अमरकंटक से लेके इधर जो आएगा, नर्मदा नदी घाटी को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली क्या है ये संरचना है। अगली चीज़ लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के भंडार। देखिए यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के खनिज भंडार तो पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, खनिज संसाधन नहीं है। ठीक है, लाल बलुआ और चूना पत्थर के भंडार है, लेकिन क्या नहीं है, खनिज संसाधन नहीं है। लेकिन इनके रहने से क्या है, ये भवन निर्माण में उपयोगी है। और इसका कैसा महत्व है यहाँ पे, एक आर्थिक महत्व है इसका, मतलब कि लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के होने से भवन निर्माण हेतु ये एक आर्थिक महत्व में उपयोगी पाए जाते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या बताई मैंने इसमें कि यहाँ पे क्या काय का अभाव है, खनिज संसाधनों का यहाँ पे अभाव है। कैसा है ये, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ये। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन जो विंध्य पर्वत है, कैसा पर्वत का उदाहरण है कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगली चीज़ ये एक जल विभाजक है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ प्रायद्वीपीय नदियाँ और उत्तर भारत की नदियों का एक जल विभाजक के रूप में काम करता है। मतलब कैसे, देखो यहाँ की जो नदियाँ हैं इसके प्रवाह को रोकता है, उधर से अन्य नदियों के प्रवाह को ये रोकता है, तो ये कैसा हो गया, जल विभाजक के रूप में हो गया। इसके बाद क्या आता है इसमें, इसके बाद आता है बघेलखंड और बांदेरखंड। देखिए बघेलखंड और बांदेरखंड क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये बघेलखंड और बांदेरखंड केंद्रीय उच्च भूमि को, छोटा नागपुर के पठार, अब जो पढ़ेंगे हम आगे इसमें, बघेलखंड और बांदेरखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय उच्च भूमि को छोटा नागपुर के पठार, ये जो पढ़ेंगे ना, छोटा नागपुर का पठार, फिर छत्तीसगढ़ बेसिन दंडकरण का पठार, तो केंद्रीय उच्च भूमि को छोटा नागपुर के पठार से अलग करने वाली संरचना है। एक प्रकार का ये संक्रमण क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये, संक्रमण क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे इसकी भी संरचना है और इसकी भी दोनों के अवशेष यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए केंद्रीय उच्च भूमि जो हमने देखा, केंद्रीय उच्च भूमि हमने क्या क्या समझ लिया, अरावली पर्वत हो गया हमारा। ठीक है, अरावली पर्वत, फिर मेवाड़ का पठार हो गया, मालवा का पठार पड़ गया, फिर बुंदेलखंड पढ़ लिया, विंध्य पर्वत, बघेलखंड और बांदेरखंड। हमने एक प्रादेशिक विभाजन इसका देख लिया, केंद्रीय उच्च भूमि। अब देखते हैं पूर्वी पठार, जिसमें क्या है, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ और ये, जिसमें हम आगे नदियाँ और कुछ पर्वत पठार पढ़ेंगे इसमें भी।